फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आयुषी गुप्ता। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे 26 जून 2019 का पेपर, जिसके अंदर हम ऑफिशियल आंसर्स भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, और साथ में हम जानेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट पूछा गया उसकी पूरी स्टडी करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो ये जो क्वेश्चन है गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि आने वाले टाइम में कैसे क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं, फिर आपको कैसे एलिमिनेशन मेथड से आंसर्स एलिमिनेट करना है और अपना राइट आंसर करेक्ट टिक करना है। तो ये सारी चीज़ें हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करके जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कंसेप्ट जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस। स्टार्ट करते हैं हमारी क्या वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन्ड फॉर। तो स्टूडेंट सेंटर्ड जो क्लासरूम होता है, विद्यार्थी केंद्रित बोल सकते हैं जो क्लासरूम होता है, उसका मतलब क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेज, ऑप्शन सेकंड है रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, ऑप्शन थर्ड है रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज, एंड ऑप्शन फोर्थ है एंगेजिंग द एंटायर क्लासेज। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है गाइस, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम होता है क्या। हम पहले सबसे पहले ये समझते हैं, देन उसके बाद हम आंसर पे आएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है इसका। तो जानते हैं गाइस, स्टूडेंट सेंट्रिक जैसे कि नेम से ही क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू में है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, सेंटर में है। बाकी हमारी जो टेक्निक्स हैं, हमारा जो सिलेबस है, हमारे टीचिंग एवोल्यूशन के मेथड है, हमारा जो क्या बोलते हैं उसे, जैसे कि हमारी जो टीचिंग टेक्निक्स है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन टेक्निक जिसे बोल सकते हैं, वो सब किसके ऊपर बेस्ड है, स्टूडेंट के ऊपर है। तो बेसिकली इसे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। फिर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर जाते हैं। क्या है, फोकस ऑन स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर। तो इसके अंदर किसके ऊपर फोकस किया जाता है, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर के ऊपर भी क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। देन है इट इज ए मॉडर्न अप्रोच, जैसे कि टीचिंग सेंटर्ड अप्रोच है। आप हमारी वीडियोस पहले टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, हमने सारे मेथड टीचिंग के ऑलमोस्ट टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं बहुत ही डीपली, और साथ में क्वेश्चंस भी ले रखे हैं। तो आपको वीडियो बहुत हेल्प करेंगे। यदि आपको ये कंसेप्ट इतने अच्छे से नहीं आते और भी सीखने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, तो आप उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। तो है इट इज़ ए मॉडर्न अप्रोच। ये मॉडर्न अप्रोच है बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट को क्या ले रखा जाता है, सेंटर में रखा जाता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं, आपके जो भी टेक्निक्स है, आपके पॉलिसी जो क्या किए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है लर्नर्स को, बिकॉज उनके पास चॉइस होती है, ठीक है। उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी क्लास एक्टिविटी है वो क्या होती है, प्लान होती है। देन लर्नर इज मोस्ट सेल्फ डायरेक्टेड। तो लर्नर क्या होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे मेथड ऐसे होते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के अंदर। जैसे आप ले सकते हैं डिस्कशन मेथड है, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। तो ये सब किसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जनरली जो लर्नर होता है यूजुअली क्या होता है, वो क्या होता है, ऑलमोस्ट खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, खुद अपने आंसर ढूंढने की कोशिश करता है, सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ लर्निंग करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है स्टूडेंट की आगे को लेके, उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, ये सब क्या होती है, इससे ज़्यादा इंक्रीज होती है। देन स्टूडेंट हैव चॉइस रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल इवैल्यूएशन टेक्निक। जैसे कि आपने CBCS सुना होगा, हमारे सिलेबस में भी है, एक दो बार क्वेश्चन भी आया है उससे रिसेंट में, कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है उनके अपने सिलेबस को लेके या अपने कुछ यूनिट्स को लेके, अपने सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। देन है इन क्लासरूम स्टूडेंट आर एक्टिवली एंगेज, ठीक है। स्टूडेंट क्या होते हैं, क्लासरूम में एक्टिवली एंगेज होते हैं। यहाँ पे एंगेज ही ओनली, एंगेज मीन्स इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर एड्रेस, बिकॉज इसमें क्या होता है, एक्टिवली एंगेज होते हैं और उनकी जो इंडिविजुअल नीड है, उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नता है, उसको क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। दैट मीन्स व्यक्तिगत भिन्नता को पहचान के ही टीचर ऐसे मेथड यूज लेता है, जिससे कि क्या हो सके, उनकी जो लर्निंग है वो क्या हो सके, इफेक्टिव और इफिशियंट हो सके। जैसे कि गाइस आप सब जानते हैं, सपोज कीजिए आप टीचर हैं, वहाँ पे 20 या 30 40 जितने भी स्टूडेंट हैं, तो कभी भी आप जान सकते हैं कि जैसे ट्विन भी होते हैं, ठीक है, ट्विन्स होते हैं, ब्रदर और सिस्टर जो भी है, वो भी कभी सेम नहीं हो सकते। उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, चाहे बिहेवियर ले लिए, चाहे फिजिकल, मेंटल, उनकी सोचने का तरीका, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, या उनकी जो लर्निंग बिहेवियर है, कहीं ना कहीं किसी के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है। ये एक फैक्ट है। तो क्या है, हमारे क्लास के अंदर जो भी स्टूडेंट है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सबका फैमिली बैकग्राउंड, सबका सोचने का तरीका, सबकी पर्सनैलिटी, सबका एटीट्यूड, सबका बिहेवियर वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या बोलता है कि जब भी हम किसी भी हमारे जो इंडिविजुअल है, मतलब हमारे जो लर्नर की जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, उनको एड्रेस करके, उनको पहचान के जो भी हम मेथड यूज करते हैं, ऐसे मेथड यूज करें कि जिससे उनके जो सभी हमारे जो लर्नर हैं वो क्या हो सके, उनकी जो लर्निंग है वो क्या हो सके, इफिशियंट और इफेक्टिव हो सके। तो इसीलिए इसका आंसर क्या
ये मेथड क्या होता है, यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल नीड को क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, उनको पहचाना जाता है। उसके बाद के स्टूडेंट को क्या किया जाता है, एक्टिवली एंगेज किया जाता है। जैसे कि हमारा जो डिस्कशन मेथड है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो लर्नर है वो क्या होते हैं, एक्टिवली एंगेज होते हैं हमारी क्लास के अंदर। तो आंसर पे, क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइज कि स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम होता क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस इंडिविजुअल डिफरेंस को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, उनका क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल यूजिंग। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग एक प्रोसेस है सैंपल सेलेक्टिंग की। तो इसके अंदर हम किससे सैंपल सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है नेटवर्क्स, ऑप्शन सेकंड है ग्रुप्स, एंड ऑप्शन थर्ड है स्नोबॉल्स, एंड ऑप्शन फोर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग सबसे पहले होती है, सबसे पहले ये जानते हैं, उसके बाद हम वापस क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए गाइस ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बेसिकली बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो डायग्राम में क्या दे रखा है, आप क्या देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, आपके पास ए बी सी 3 पर्सन है, ये रिसर्चर है, ठीक है। उसने 3 लोगों से मिला, 3 लोगों ने उसको क्या किया, आगे नेक्स्ट 2 लोगों से मिलवाया, ठीक है। हर 3 ने 1 या 2 लोगों से मिलवाया। देन ये जो 2 लोग मिले उसको उन्होंने उनको अलग अलग लोगों से मिलवाया। तो यहाँ पे क्या देख रहा है, एक क्या बन रहा है, नेटवर्क बन रहा है। वो 3 से मिल रहा है, फिर 3 उसको हर 2 से मिलवा रहे हैं, वो 2 फिर उनको अलग अलग 2 से मिलवा रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है, एक तरीके से यहाँ पे नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, नेटवर्क बन रहा है। तो वो ही क्या होता है, एक तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं गाइस। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, जहाँ पे क्या एग्जिस्टिंग जो एलिमेंट है या एग्जिस्टिंग जो रिस्पॉन्डेंट्स है वो ही हमें फ्यूचर रिस्पॉन्डेंट्स के पास लेके जाते हैं। देखिए जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है, ए बी सी हमारे एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्डेंट्स है, यही हमें हमारे फ्यूचर रिस्पॉन्डेंट्स के पास लेके जाए। इन्हीं हमें क्या दिया, इनका लिंक दिया। देन ये हमें किसके पास लेके जाए, ये इनके पास लेके गए। तो ये क्या है, हमारे जो एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्डेंट्स है यही हमारे किसके पास, फ्यूचर रिस्पॉन्डेंट्स के पास हमें लेके गए। देन रिसर्चर कॉन्टैक्ट फ्यू पीपल एंड दे हेल्प फाइंडिंग फॉर द पीपल। हमने केवल 3 लोगों से कॉन्टैक्ट किया था स्टार्टिंग में, देन इन लोगों ने हमारी क्या करी, हेल्प करी आगे और लोग फाइंड करने में, ठीक है। देन ए सैंपल एक्सटेंड्स लाइक ए रोलिंग स्नोबॉल। तो ये जो रोलिंग, पहले यहाँ थे हम, फिर ये रोल करते करते हम ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, एक तरीके से रोलिंग स्नोबॉल की तरह एक बर्फ का गोला, एक तरीके जिससे हम बोल सकते हैं हिंदी के अंदर आप एक बेसिक सेंस ऑफ ह्यूमर लगा। तो वो क्या है, हम इधर से इधर इधर ऐसे रोलिंग स्नोबॉल की तरह हम क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम इसके अंदर ले सकते हैं जहाँ पे भी रेयर जो होता है कि आपके बहुत रेयर डाटा अवेलेबल है, जैसे कि आप ड्रग एडिक्ट के अंदर जाएंगे, या फिर आप देखेंगे कि आप ड्रिंक जो अल्कोहल लेते हैं लोग, तो जनरली लोग ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी देना नहीं चाहते। तो इसके अंदर क्या करेंगे, आप सबसे पहले 3 लोगों को मिलेंगे या 3 लोग ऐसे जानेंगे, ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे। देन उसके बाद ये जो 3 लोग हैं आगे और लोगों से मिलवाएंगे आपको। आप पहले ये मिले आपको ड्रग एडिक्ट, देन आप ये जो ड्रग एडिक्ट हैं आप इनसे पूछेंगे कि आप किसी और को जानते हैं, देन ये लोग आपको आगे अपने जो फर्दर रिस्पॉन्डेंट्स हैं आपके उनसे मिलवाएंगे। तो यही क्या होती है, एक तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग। और इनका क्या बन रहा है, एक तरीके से नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये एक तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आती है। यदि आपको सैम्पलिंग पे वीडियो चाहिए डिफरेंट के, हम सारे टाइप की सैम्पलिंग डिस्कस करें, बिकॉज सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है सैम्पलिंग में से। तो गाइस, तो यदि आपको डिफरेंट वीडियो चाहिए सैम्पलिंग के ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेके आने की। तो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, प्रोसेस है क्या सेलेक्ट करने की, सैंपल किससे सेलेक्ट करते हैं, हम किससे करते हैं गाइस, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे नेटवर्क। तो हम किससे सेलेक्ट करते हैं, नेटवर्क से। हमारे जो ऑप्शन जो हमारे रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एक तरीके से उनको क्या मिलके क्या बन जाता है, हमारा नेटवर्क बन जाती है, चेन बन जाता है। इससे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher intends to find out the learning difficulties of students. Which of the following test can be used? तो जहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई भी टीचर या शिक्षक जिससे कि फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी, उसकी सीखने की जो भी डिफिकल्टी है, परेशानियां हैं, उनको फाइंड आउट करना है, तो वो कौन सा टेस्ट यूज करेगा उसे, यदि ये सब फाइंड आउट करना है। ऑप्शन गिवन है गाइस, ऑप्शन फर्स्ट है समेटिव टेस्ट, ऑप्शन सेकंड है फॉर्मेटिव, ऑप्शन थर्ड है परफॉर्मेंस, एंड ऑप्शन फोर्थ है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समेटिव क्या होता है, फॉर्मेटिव क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या टेस्ट क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, ठीक है गाइस। देन उसके बाद आप तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। लेकिन यदि आप एक बेसिक सेंस ऑफ ह्यूमर लगाएं, ठीक है, कि यदि आपको आंसर ये इन सब के मीनिंग नहीं पता है, तो देखिए गाइस क्वेश्चन बोल रहा है कि जहाँ पे भी आपको कुछ फाइंड आउट करना है, क्या करना है, कुछ पता लगाना है, ठीक है,
हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, हमारी बीमारी का पता लगाते हैं, आपको टेस्ट करते हैं, हम एक तरीके से क्या बोलते हैं सर, वो डायग्नोस कर रहा है हमें, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर यदि आप बेसिक साइंस ऑफ ह्यूमर से करें तो भी क्या हो जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। लेकिन हम देखते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है क्या है। देखिए समेटिव तो क्या होता है, जहाँ पे भी आप एक इन द एंड ऑफ द ईयर आप जो बच्चों का टेस्ट लेते हैं। फॉर्मेटिव के अंदर क्या होता है, आपका क्लासरूम का आपका चैप्टर चल रहा है और आप लर्निंग आपकी जो एक्टिविटी के साथ, क्लासरूम एक्टिविटी के साथ उससे जो क्विज वगैरह आप ले लेते हैं वो फॉर्मेटिव के अंदर आएगा। परफॉर्मेंस के अंदर सिर्फ परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जो टेस्ट ले रहे हैं वो परफॉर्मेंस के अंदर, और डायग्नोस्टिक के अंदर हम क्या चेक करते हैं, उसका कुछ पता लगा रहे हैं, उसकी लर्निंग डिफिकल्टी, वीकनेसेस क्या है उसकी, और ये सब हमारी जो लर्निंग डिफिकल्टी है वो सीख क्यों नहीं पा रहा है, ठीक है। हम कुछ डायग्नोस कर रहे हैं, कुछ पता लगा रहे हैं, तो सब किसका पार्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का। एक बार हम एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, एक फॉर्म है प्री असेसमेंट की जो टीचर को अलाउ करता है डिटरमाइन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, वीकनेस, नॉलेज, स्किल्स प्रायर टू इंस्ट्रक्शन। जो भी जब भी हम क्या करते हैं वो प्री असेसमेंट है, वो क्या देखने के लिए कि टीचर की जो स्टूडेंट है उसकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, नॉलेज, स्किल और उसका प्रायर इंस्ट्रक्शन या उसकी प्रायर नॉलेज, जो भी पता लगाने के लिए जो भी हम मेथड यूज करते हैं, जो भी इवेल्यूशन करते हैं वो क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन। जो भी हम कुछ पता लगाने के लिए कर रहे हैं, कुछ भी दूर करने के लिए कर रहे हैं कुछ, तो वो क्या है, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन। ये बेसिकली क्या, इट इज प्राइमरली यूज टू डायग्नोस स्टूडेंट डिफिकल्टीज एंड टू गाइड लेसन एंड करिकुलम प्लानिंग। तो ये किसके लिए यूज होता है, बेसिकली स्टूडेंट की डिफिकल्टीज को डायग्नोस करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए और उनको गाइड करने के लिए, करिकुलम प्लानिंग और लेसन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज हमारा, ऑप्शन नंबर 4 डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। देन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो गाइज यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज कमेंट और शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। और यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम वीकली क्विज कराते हैं, फ्रीली मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है जो कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से। तो आप कोई जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं जाके। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगी, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ गाइस शेयर करना मत भूलिएगा, जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो हम एक बार वापस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए टेंटेटिव प्रपोजिशन विद अननोन वैलिडिटी दैट स्पेसिफाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड। एक टेंटेटिव प्रपोजिशन है, ठीक है, एक प्रेडिक्टेटिव स्टेटमेंट है एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी अननोन है। दैट मीन्स जो वैलिड पता नहीं है कि वो वैलिड है या इनवैलिड है, दैट मीन्स अननोन है, जानते नहीं हम वैलिड है या इनवैलिड है। फिर बोल रहा है दैट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, जो कि स्पेसिफाई कर रहा है किसी भी दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को, उसे क्या बोलते हैं। सपोज है रिसर्च प्रॉब्लम, देन है रिसर्च प्रपोजल, देन है रिसर्च डिजाइन, देन है रिसर्च हाइपोथेसिस। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये रिसर्च हाइपोथेसिस और जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली कहीं ना कहीं आपको रिसर्च प्रोसेस के अंदर ये सब जानने को मिल जाएंगे। तो आपको रिसर्च प्रोसेस के ऊपर डिफरेंट वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ गाइज कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे भी हमें बता सकते हैं जिस भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए, हम जल्दी से जल्दी उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो रिसर्च प्रॉब्लम हमारी जो क्या होता है, हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है वो क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम। कोई भी हमें जिस पर रिसर्च करनी होती है, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है, हम फॉर्मुलेट करते हैं, वो क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम। देन हम एक प्रपोजल बनाते हैं रिसर्च को लेके, उसके बाद हम रिसर्च डिजाइन करते हैं कि हमें कौन कौन से मेथड्स यूज करना है, कैसे कैसे सैम्पलिंग यूज करनी, तो क्या सब किसके अंदर आता है, रिसर्च डिजाइन के अंदर आता है। देन है रिसर्च हाइपोथेसिस। तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, तो हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं कि रिसर्च हाइपोथेसिस होता क्या है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है गाइस, रिसर्च हाइपोथेसिस इज ए स्पेसिफिक, क्लियर एंड टेस्टेबल प्रपोजिशन और प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट अबाउट द पॉसिबल आउटकम of a scientific research study based on a particular property of a population, such as pre-assumed differences between groups on a particular variable or relationship between variable। तो research hypothesis क्या होता है गाइस, एक specific, clear, testable statement, proposition है, predicted statement क्या है, एक तरीके से tentative या predictive statement है जो कि टेस्ट कर सकते हैं, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, किसके बारे में बताए, किसी भी स्टडी के बारे में, रिसर्च स्टडी के ऊपर बेस हो, और क्या हो, प्री एज्यूम उसके अंदर क्या हो, बट रिलेशनशिप हो, किसी भी दो वेरिएबल के बीच या किसी भी दो ग्रुप के बीच क्या हो, रिलेशनशिप हो, उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस। तो ये रिसर्च हाइपोथेसिस रिसर्च बेसिकली क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमें कोरोना के ऊपर स्टडी करनी है, हम चाहते हैं कि हमें पता लगाएं कि कोरोना
का और योगा का या फिर हमारे आयुर्वेदा का क्या रिलेशन है। तो हम क्या रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे। तो रिसर्च हाइपोथेसिस की कुछ बेसिक क्वालिटीज भी हैं जो कि हमने वीडियो डिफरेंट से बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट वीडियोस में जाके चेक कर लीजिएगा रिसर्च हाइपोथेसिस को लेके। तो उसके अंदर अब बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है गाइस, उसके अंदर क्या है, आप फिर हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे कि योगा हेल्प्स इन कोरोना रिकवरी। ठीक है, आप क्या देखते हैं, आपने या फिर कोरोना की यदि आप योगा करेंगे तो कोरोना नहीं होगा। आपने क्या स्टेटमेंट बनाया, इफ यू डू योगा देन यू डोंट हैव कोरोना। ठीक है, यदि आप योगा करेंगे रेगुलरली तो आपको कोरोना नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये बना लिया। आपने ये जो स्टेटमेंट बनाया है वो आपको नहीं पता है कि वैलिड है या इनवैलिड है, इसकी वैलिडिटी क्या है, अननोन है। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था, वैलिडिटी क्या है हमारे इसकी, अननोन है। एक टेंटेटिव प्रपोजिशन है जिसकी वैलिडिटी क्या है, अननोन है। जो रिलेशनशिप किसमें स्टैब्लिश कर रहे हैं हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, जैसे कि कोरोना और योगा में। ठीक है, हमारे दो वेरिएबल हो गए और क्या है इसके अंदर, टेंटेटिव है। हमने प्रेडिक्ट किया है ऐसा, हम ऐसा बोल रहे हैं कि कोरोना योगा करोगे तो कोरोना नहीं होगा। वो अननोन है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, और इसी को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, रिसर्च हाइपोथेसिस। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, इसके अंदर हम ये जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, आई होप सो आपको बहुत यूजफुल लगे, अच्छा लगे आपको कि हम साथ में क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज बहुत जरूरी है आपकी कंसेप्ट पे फोकस करें। यदि आप सीधा क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा कि आपने पास्ट ईयर लगाया। पास्ट ईयर लगाने का सबसे बेसिक फंडा यही होना चाहिए कि आप उसके अंदर जो भी कंसेप्ट है उसको स्टडी करें। ऐसे आप पास्ट ईयर लगा के चल जाइए, ठीक है इसका आंसर, या उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सबसे बेसिक है कि उसका जो कंसेप्ट है उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। देन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, की फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। जैसे कि आपने देखा था, पहले ही देख चुके हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। तो देख लीजिए गाइस, इवैल्यूएशन का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। एक ही पेपर में 26 जून के पेपर में दो क्वेश्चन पूछ लिए गए इवैल्यूएशन को लेके, एक तो डायग्नोस्टिक को लेके, एक फॉर्मेटिव को लेके। तो प्लीज गाइस, ये इवैल्यूएशन वाले जो टॉपिक है उनको एग्जाम में स्किप मत कीजिएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा। तो देखते हैं व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रमोट स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास, then है to enhance students learning, then है to enhance cooperation in class, then है to understand the learning difficulties। तो देखिए गाइस, यदि आप बेसिक कॉमन सेंस से भी करना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा आपसे। तो किसी भी इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम किसी बच्चे को प्रमोट करें नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, देन है टू एनहेंस स्टूडेंट लर्निंग, फिर है एनहेंस कॉपरेशन इन क्लास। तो किसी भी टेस्ट का कोई ये मोटिव नहीं होता कि हम क्लास के अंदर कॉपरेशन करें, बिकॉज कॉपरेशन का और इवैल्यूएशन का कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ पे कि कॉपरेशन बढ़ेगा यदि आप टेस्ट लेंगे तो। देन है टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज। तो ये तो किसका फीचर है, हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट का। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा गाइज, हमारे टू एनहेंस स्टूडेंट लर्निंग। तो आप इसको एक तरीके से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, और अदरवाइज ऐसे भी आप देखें तो हमारा जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, हमने देखा कि एक्सप्लेनेशन में क्या था, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता क्या है, जहाँ पे हम क्या करते हैं गाइज, हमारे जो लर्नर है, हम जो क्लास में जो पढ़ा रहे हैं तब की तब हम क्या करते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी जो लर्निंग कैसी है, उसकी जो कैसी लर्निंग हो रही है उसको देखते हैं, उससे उसकी जो लर्निंग है उससे क्या होती है, एफिशिएंट और इफेक्टिव बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, एक तरीके से इंटरनल इवैल्यूएशन मेथड है जो कि जज करता है स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम वाइल द सब्जेक्ट एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस। जब भी उसकी लर्निंग एक्टिविटीज कैसी है, चल रही है, सबकी जब क्लास के अंदर हम उसे पता लगा लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि क्विज है, हम उस एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, तो ये सब किसका पार्ट है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे जो आंसर था वो रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए कि 26 जून के पेपर को हम आगे भी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो प्लीज़ गाइज कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पेपर फर्स्ट से रिलेटेड या पेपर टू कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ गाइज टू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो लेके आ सके जल्दी से जल्दी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, बिकॉज हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ गाइज इतना सा एफर्ट कर दीजिए अपने। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ओके गाइज, डू सब्सक्राइब, डू लाइक।